हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी 7 में, जहां हम आपके साथ यूपी टेट की जो परीक्षा है और बिल्कुल नजदीक है ये परीक्षा, तो इसके लिए मैराथन सीरीज ये जो हमारी चल रही है, इसमें इसके माध्यम से हम पूरे के पूरे एमसीक्यू कवर कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब देखिए, मैराथन शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बताती हूँ कि अब जो है आपकी एग्जाम डेट एकदम करीब आ गई है। ठीक है, एग्जाम डेट जो है आपकी वो एकदम नजदीक है। ठीक है, नियर है आपकी। तो अब आप कुछ भी नया ना पढ़ें, नया ना पढ़ें, कुछ भी जो आपने पुराना पढ़ रखा है उसका रिवीजन करें, उसका आप रिवीजन करें और बहुत अच्छे से रिवीजन करें। साथ में एमसीक्यू को भी कवर करें। और ये जो एमसीक्यू है दोनों पेपर के, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है, दोनों पेपर के एमसीक्यू आपको कवर करना है। जैसे आपके फर्स्ट पेपर में जो है सीडीपी वगैरह आता है, ठीक है, सीडीपी आता है, हिंदी इंग्लिश आता है ना, हिंदी इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट के, और मैथ्स भी आता है इसमें। ठीक है, मैथ्स, इसके साथ साथ रिवीजन करें। खासकर पेडागोजी वाला जो सेगमेंट है वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, और जो सेकंड पेपर है वो तो हम यहाँ पे आपको कवर करा ही रहे हैं, फिर जैसे ही टाइम मिलेगा हम फर्स्ट पेपर भी कराएंगे। ठीक है, तो इसमें आप सीडीपी जो है, ओके, और हिंदी इंग्लिश के साथ चीजों को लेके चले, साथ में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों पर भी विशेष ध्यान दें। साथ साथ में इसमें क्या है, आपका हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके, जब आप ये वाली मैराथन सीरीज करेंगे तो एकदम बहुत अच्छे रहेंगे, सही होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अब जब एग्जाम नियर आ जाता है तो एक बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत आपको चीजें करनी होती हैं, तो आप इस हिसाब से चीजों को लेकर चलें ताकि कम समय में आपका ज्यादा रिवीजन हो जाए, ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएं। ऐसे टॉपिक जो अभी भी लग रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उन टॉपिक से बन रहे हैं और वो टॉपिक अभी आपका तैयार नहीं है, तो पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो टॉपिक तैयार करें, उसके बाद ही कुछ नया छुएं। ठीक है, और एकदम न्यू तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, जो आपने पुराना पढ़ रखा है उसी का ही रिवीजन करें। ठीक है, तो चलिए अब हम बिल्कुल टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास हमारे स्टडी 7 परिवार के साथ। ओके, चलिए। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट, कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़, गढ़ मतलब होता है केंद्र, सेंटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शंस हैं, भारत सरकार की औद्योगिक नीति, दूसरा सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, तीसरा कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है ये, चौथा तटीकृत पत्तन तक पहुंचना आसान है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? अब देखिए, सही उत्तर जानने से पहले मैं कुछ बातों को आपको बताती हूँ, देन आप लोग खुद ही सही उत्तर बता देंगे। ठीक है, जब बात आती है अहमदाबाद की, ठीक है, आप लोग बस मुझे एक बात बताइए कि आपके घर के पास एक दूध की डेयरी है, ठीक है, एक दूध की डेयरी है, और आपके घर में शादी है और आपको जरूरत है 50 लीटर दूध की, और शहर में भी एक डेयरी है, दोनों के प्राइस सेम है, बल्कि शहर वाली के ज्यादा ही हैं, तो आप कहां से दूध खरीदेंगे? बताएं। ऑब्वियस ही बात है, ये घर के जो पास वाली डेयरी है इससे दूध खरीदेंगे, क्योंकि ये आपके घर के भी पास है, प्राइस भी सेम है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, और श्रम तो बच ही रहा है क्योंकि आपको उतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। यही चीज होती है कि जब भी किसी वस्तु की फैक्ट्री लगाई जाती है तो वो फैक्ट्री वहां लगती है जहां पर उसके कच्चे माल, है ना, कोई भी वस्तु बनाई जा रही है तो उसके लिए जो कच्चा माल जरूरी है वो उसके नियर मिलता हो। ठीक है, जैसे चीनी मिल कहाँ लगाई जाए, कहाँ लगेगी? जहां पर
गन्ना आसानी से मिल जाए। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगाई जाएगी? जहां पर चूना पत्थर आसानी से मिल जाए। ऐसे ही कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगेगा? जहां कपास आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो बस आपकी कहानी में यही आता है कि ये जो अहमदाबाद है ये कपास का बहुत अच्छा उत्पादक माना जाता है। इसीलिए जो सूती वस्त्र की फैक्ट्रियां हैं वो कहां पर लगी हैं, या हम कह सकते हैं सूती वस्त्र का जो केंद्र है वो अहमदाबाद है। ठीक है, अब आप लोग एक बात और जानिए कि अहमदाबाद ही अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुट हो सकता है कि उन्होंने अहमदाबाद ही क्यों लिया है कपास के साथ। तो यही कारण है कि कपास जो है वो अहमदाबाद में बहुत अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। इसलिए कुछ लोगों के मन में आएगा कि मैम सूती वस्त्र का केंद्र तो जो है वो मुंबई भी है। तो बिल्कुल मुंबई भी है, सूती वस्त्र का जो केंद्र है वो मुंबई भी है, लेकिन मुंबई जो है वो अलग परिस्थितियों के लिए, मुंबई जो है वो अलग परिस्थितियों के लिए सूती वस्त्र का केंद्र है। जैसे सबसे पहला तो वहां की आर्द्र जलवायु, ठीक है, आर्द्र जलवायु, इसीलिए। दूसरा, वहां पे पूंजीपति वर्ग है बहुत ज्यादा। ठीक है, तीसरा, वहां पर बाजार उपस्थित है। क्या है वहां पर? बाजार उपस्थित है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मुंबई जो है वो बंदरगाह है, पोर्ट है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योग कहा जाता है क्योंकि वहां कपास उत्पादन होता है। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे इतनी सारी आर्द्र जलवायु, पूंजीपति वर्ग, बाजार है, बंदरगाह है, इसलिए सूती वस्त्र का केंद्र कहा जाता है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो दोनों में स्पेसिफिक कुछ रहेगा, या तो कपास का नाम रहेगा तो आपको अहमदाबाद लगाना है, आर्द्र जलवायु या पूंजीपति या बाजार या इसमें से कुछ आता है तो फिर आपको मुंबई पे जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ तो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपने। तो देखिए आप इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति ये तो नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सस्ते दामों पर श्रम शक्ति उपलब्धता ये भी नहीं है। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अब आप अहमदाबाद के विषय में एक दो चीजें और याद रखिएगा, जैसे क्या, एक सेकेंड, ये आप लोगों का थोड़ा सा इसको साइज ब्रॉड कर देती हूँ मैं जितना था। हाँ, अहमदाबाद के लिए कुछ चीजें आप लोग और याद रखना कि जो अहमदाबाद है उसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते थे। क्या कहते थे? पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर। पुरानी चीजें अच्छे से लिख ली ना आप लोगों ने, तो मैं यहां लिख दे रही हूँ। ठीक है, अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों टेक्सटाइल सिटी है, मुंबई और अहमदाबाद। मैम एक बार देखना जरा, ऑफिस में शायद कोई आया है। तो दोनों ही पोर्ट सिटी है हमारी। ठीक है, चलिए, और अहमदाबाद को कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, या भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सॉरी, इसे भारत का ही मैनचेस्टर कहते हैं ना, ये वाला फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सॉरी। ओके, भारत का, क्या कहते हैं इसको? भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, जहां कपास वहां कपड़ा, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, इसका आंसर हमें पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, सारी चीजें आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागान
जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, भारी मात्रा में उसे किसकी आवश्यकता होती है? फर्स्ट है आपका भूमि और श्रम, सेकंड है केवल पूंजी, थर्ड है भूमि और श्रम, और फोर्थ है श्रम और पूंजी। तो आइए पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन आखिर आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कृषि जो है, कृषि कितने तरह से की जाती है, ठीक है? तो जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि बेसिकली दो तरह से की जाती है। एक होती है जीवन निर्वाह कृषि, जिसे हम निर्वाह कृषि भी कहते हैं, निर्वाह कृषि भी कहते हैं, और एक होती है हमारी वाणिज्यिक कृषि, ठीक है? एक होती है हमारी वाणिज्यिक कृषि। अब जब हम निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य होता है वो सिंपली होता है कि भाई अपने खाने के लिए किसान फसल उपजाता है, और अगर उसके पास बचा अनाज तो उसके मन की बात है वो बेच भी सकता है, या वो अपने आने वाली फसल के लिए जो हमारा उसका अनाज होता है उसे बचा कर रख लेगा, है ना, बीज के तहत। तो उद्देश्य आप देखिए, उद्देश्य क्या होता है निर्वाह कृषि का? भरण पोषण, आप इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, भरण पोषण। जब हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि, तो वाणिज्यिक कृषि का एकमात्र उद्देश्य होता है, और वो होता है क्या? लाभ, लाभ कमाना, है ना। मतलब ये पूरा का पूरा बाजार व्यवस्था से परिचालित होती है ये वाली कृषि, और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। चलिए, अब वाणिज्यिक कृषि में का ही एक पार्ट होता है, जैसे निर्वाह कृषि का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन वाणिज्यिक कृषि के बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसी का एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट है क्या? बागान कृषि। इसी का एक पार्ट है बागान कृषि, ठीक है। जब हम बागान कृषि की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, जैसे ही हम बागान बोलते हैं तो बागान का मतलब क्या है? मतलब हमारे मन में आता है कि बगीचा टाइप का होगा, और बगीचे बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन अभी आप समझने के लिए याद रखिए कि बागान और बड़ा बगीचा, है ना। जैसे आप असम वगैरह के ऊपर से फ्लाइट से गुजरे या कभी घूमने जाए तो आपने देखा होगा कि चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं वहां पे, है ना। बड़े बागान है तो जो पूरा का पूरा खेती हो रहा है चाय का, चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है एक एक करके, तो वो पूरी की पूरी जगह के मेंटेनेंस के लिए आपको श्रम भी ज्यादा चाहिए, मशीनें भी ज्यादा चाहिए, मतलब पूंजी भी ज्यादा ज्यादा जरूरत होती है, पूंजी की भी, श्रम की भी, और भूमि तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जो बागान कृषि होती है उसमें इन तीनों चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। किसकी? एक तो हो गया हमारा, ये जरा ऊपर कर दें हम, चलिए, बागान कृषि जो है इसमें हमारी तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो बड़ा बागान है तो बड़ी भूमि, ठीक है, तो भूमि, बहुत ज्यादा भूमि की जरूरत होती है। दूसरा, अब उतनी बड़ी भूमि के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी मशीनें भी लगेंगी, तो मशीनों से आप याद रखना कि मशीनें किससे आएंगी? पैसे से, पूंजी भी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। ये एरो का निशान है, इसका मतलब बड़ा, बढ़ता हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए, अब 2-4 एकड़ में हो तो चलो 10 लोग तोड़ लें, लेकिन बहुत सारा है वो, तो लगभग 100, 200, हजार मजदूर वहां काम करते हैं, तो यहाँ पर श्रम भी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, श्रम भी बहुत ज्यादा लगता है। और जब हम उदाहरणों की बात करें कि आखिर बागान कृषि में आखिर उदाहरण क्या क्या आते हैं, मतलब ऐसी कौन सी फसलें हैं जो बागान कृषि के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि आपके लिए निर्वाह कृषि के उदाहरण जानना बड़ी आसान चीज है भाई, गेहूं हो जाएगा, ठीक है, और ये सब आप लोगों के यहाँ होता भी होगा, है ना, गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, कुछ मात्रा में दालें भी आ जाती हैं। जब हम वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पे गन्ना वगैरह की कृषि आ जाती है, ठीक है, चाय की कृषि आ जाती है, इस तरीके से कुछ उदाहरण आ जाते हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर बागान कृषि की बात करते हैं तो वहां पर आती है चाय, कॉफी,
चाय, कॉफी, इसकी फसलें। ठीक है, ये वाली जो फसलें होती हैं ये बागान कृषि में बहुत ज्यादा मात्रा में लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखें, जो आपके पेपर में भी ये बात आपसे आने वाले फ्यूचर PYQ आपका हो सकता है ये, कि हर वाणिज्यिक कृषि जो वाणिज्यिक कृषि है वो बागान कृषि होगी ही होगी, मतलब जो इसके अंतर्गत आ रही है वो बागान कृषि होगी, लेकिन हर बागान कृषि वाणिज्यिक कृषि नहीं होगी। ये स्टेटमेंट आप लोगों के एग्जाम में मिलता जुलता आया भी है और आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप लोग इस स्टेटमेंट को अच्छे से थोड़ा सा समझ लें और नोट कर लें। ठीक है, मैं एक बार बोल देती हूँ कि हर वाणिज्यिक कृषि बागान कृषि होती है, लेकिन हर बागान कृषि वाणिज्यिक कृषि नहीं होती है। उदाहरण भी मैंने बता दिया, जैसे गन्ने की फसल है वो वाणिज्यिक कृषि है लेकिन बागान कृषि नहीं है। चाय की फसल है वो बागान कृषि में भी आती है और वाणिज्यिक कृषि में भी आती है, तो ये डिफरेंस आप लोगों के माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम चल लेते हैं अपने ऑप्शंस पे। अब आप लोगों ने इतनी कहानी सुन ली है तो आई होप आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे कि बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। 3 चीजें हमने आपको बताई हैं। ठीक है, यहां पर श्रम भी अगर मैं जोड़ दूं तो आप लोग बता देंगे कि उत्तर क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ही इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, इस तरीके से जब आप चीजों को लेके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक भी समझ में आएगा और साथ साथ में आने वाले जो आपके फ्यूचर एग्जाम है, CTET है, UP-TET है, इस तरीके के जितने भी वनडे एग्जाम है, साथ साथ में जो PCS लोअर PCS लेवल के भी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये एक्सप्लेनेशन बहुत काम में आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो यहाँ पे ब्लैकफुट इंडियन के बारे में वो आपसे पूछ रहा है कि ब्लैकफुट इंडियन क्या है ना। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या है भाई, ये बागान में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, कनाडा में प्रवासी, कनाडा के जो प्रवासी होते हैं वो, और कनाडा के भारतीय प्रवासी, ये प्रवासी भारतीय, शिकार हेतु समूह में प्रचलित एक बीमारी, और उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। आपको बताना है कि ब्लैकफुट क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ, देन हम आंसर पे चलेंगे। अगर कोई लगाना चाहता है आंसर तो वो अपना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दे आंसर। ठीक है, लास्ट में हम आंसर पे चलेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब यूरोपीय जो होते हैं, जो यूरोपीय थे वो जब अमेरिका गए, है ना, वो जब अमेरिका गए तो वहां उन लोगों ने कुछ लोगों को देखा। इंटरेस्टिंग है बड़ा ये। ठीक है, उन्होंने कुछ लोगों को देखा, वो थोड़े थोड़े इंडियन से मिलते जुलते थे, मतलब उनकी जो फेस स्ट्रक्चर था, हाइट थी, वो थोड़ी थोड़ी इंडियन जैसी थी। तो उन्होंने उन लोगों को कह दिया कि ये इंडियंस हैं। क्या कह दिया, ये इंडियंस हैं, जबकि वो थे अमेरिकन ही, लेकिन उनका फेस देख के, हाइट देख के उन्होंने क्या कह दिया कि ये इंडियंस हैं। अब होता ये है कि ये इंडियन, और बहुत समय तक, ऐसा नहीं है, बहुत सालों तक उन्हें इंडियंस ही कहा जाता था, लेकिन फिर जब प्रॉपर तरीके से इंडिया की खोज हो गई, सारी चीजें हो गई, पता चल गया। आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत विस्तार से शायद पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने कि कैसे वास्को डी गामा, कोलंबस आदि ने भारत, अमेरिका, अफ्रीका हर जगह गए, खोज की भारत की, फिर साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप खोज दिया, ये सारी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी। ठीक है, बस एक छोटा सा लिंक है तो आप लोग याद रखना। तो क्या होता है कि जैसे ही वो लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें इंडियंस कहा जाता है। फिर बाद में इन्हीं को, ये जो अमेरिकन्स थे, है ना, तो इन्हें फिर अभी इस टाइम पे कहा जाता है, ये तो उन्हें गलत प्रोनाउंशिएट किया जाता था, तो फिर सही प्रोनाउंशिएट किया जाने लगा कुछ टाइम के बाद कि उन्हें नेटिव इंडियंस कहने लगे। क्या कहने लगे उन्हें, नेटिव इंडियंस। एक मिनट टच हो गया, हाँ, उन्हें नेटिव इंडियंस कहने लगे। ठीक है, क्या कहने लगे उन्हें, नेटिव इंडियंस। अब ये जो नेटिव इंडियंस थे ना,
इन्हीं के नेटिव इंडियंस की ही एक उप जनजाति आप कह सकते हैं, उप जनजाति थी क्या? ब्लैकफुट। ठीक है, इन्हीं की एक उप जनजाति थी, उप जनजाति थी, जिन्हें हम कहते थे ब्लैक फुट, जो आपके क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, और ये लोग मुख्यतः पाए कहाँ जाते थे? तो भाई ये उत्तरी अमेरिका में ही ये लोग पाए जाते थे, है ना। उत्तरी अमेरिका में भी स्पेशली कहाँ पे? तो कनाडा और यूएसए के आसपास ये लोग पाए जाते थे। ठीक है, कनाडा यूएसए के आसपास। अभी यहाँ मैं एक बहुत अच्छे गाड़ी का नाम बताऊंगी कि तो वो आप सबको पता होगा। ठीक है, अपाचे गाड़ी सबने सुनी होगी ना, अपाचे बड़ी फेमस गाड़ी थी, सभी को बड़ा क्रेज था। तो अपाचे एक जनजाति का नाम है जो यहीं पे पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ये भी आप लोग याद रखना। जैसे ब्लैकफुट एक जनजाति है, वैसे अपाचे भी एक जनजाति है, और यही पाई जाती है जहां पर ब्लैकफुट जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कुछ चीज और। हाँ, इस पे फिर अभी मैं यही बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, एक टर्म आया है जैसे इसमें प्रवासी भारतीय, तो भाई प्रवासी भारतीय आप लोगों को बता दूं मैं कि क्या होते हैं। प्रवासी भारतीय भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, ये सभी को पता होगा। भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। देखो आज हमारी क्लास में एक नन्हा मेहमान आया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं उसकी बुआ हूँ और आई विल शो यू। देखो प्रतीक, देखो हेलो बोलो सबको, हेलो कर दो सबको। कृतिक हेलो कर दो, हेलो कर दो, हाय कर दो। ओके, सेट हो गया ये। सही है ना, बच्चों को ऐसे थोड़ा पढ़ते पढ़ते खिलाते रहा करो ताकि आप लोगों का मनोरंजन होता रहे। ठीक है, आ जाता है वो क्लास में। चलिए, तो प्रवासी भारतीय जो होते हैं ये क्या है भाई? भारतीय मूल के विदेशी लोग, है ना। भारतीय मूल के ये विदेशी लोग हैं, भारतीय मूल के विदेशी लोग। ठीक है, ये प्रवासी भारतीय हो गए। अब देखिए यहां पर एक वर्ड और आया है प्रवासी भारतीय, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, ये क्यूबा है। ठीक है, ये क्यूबा लिखा है यहाँ पे, या ये सही कर लेना, क्यूबा। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। ठीक है, जब हम ऑप्शन पे चलते हैं तो अच्छे से आप लोग देखिए, ब्लैकफुट इंडियंस हैं। तो क्या है भाई ब्लैकफुट? हाँ, ब्लैकफुट इंडियन क्या है? तो क्यूबा में बागान में काम करने वाला श्रमिक तो नहीं, ये तो नहीं है। जो क्यूबा में बागान में काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनको कहा जाता है गिरमिटिया। क्या कहा जाता है? गिरमिटिया। ठीक है, उनको कहा जाता है गिरमिटिया। एक सेकंड, ये प्लान चेंज। हाँ, इन्हें गिरमिटिया कहा जाता है, ये याद रखना, ये भी एक फैक्ट है, गिरमिटिया कहा जाता है। कनाडा में जो प्रवासी भारतीय हैं, नहीं उन्हें नहीं कहा जाता। पहली बात तो कनाडा में प्रवासी भारतीय ये टर्म ही आवाज आ रही है सबको अच्छे से? कुछ बच्चे कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है ना सबको आवाज? ठीक है, चलिए। कनाडा में प्रवासी भारतीय, तो कनाडा में प्रवासी भारतीय ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। अगर वो प्रवासी भारतीय हैं तो वो ये भारतीय मूल के जो विदेशी लोग हैं उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं। और ये शिकार हेतु समूह में प्रचलित बीमारी ये भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका में एक विदेशी जनजाति, उत्तरी अमेरिका की एक देसी जनजाति उसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये उत्तरी अमेरिका की देसी जनजाति को कहा जाता है। ठीक है,
इसी तरीके से आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पीवाईक्यू में आ चुका है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एग्जामिनर की नजर में है वो टॉपिक, वो डला हुआ है एल्गोरिदम में, वो कभी भी वापस भी आ सकता है या उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल भी वापस आ सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में उन गिद्ध जीव जंतुओं को खाने के बाद गिरकर किडनी मतलब गुर्दे के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार खालिस्तान के साथ किया जाता था। अब देखिए सिंपल आप समझिए कि अभी 1990 के आसपास क्या होता है कि बड़ी मात्रा में गिद्ध मरने लगते हैं, है ना। गिद्धों को आप ऐसे याद रखिए कि अगर पूरे शहर में सफाई कर्मचारी सफाई करना बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा पूरा शहर। ऐसे ही अगर गिद्ध पर्यावरण की सफाई करना बंद कर दें तो पूरा पर्यावरण बदबूदार हो जाएगा। अब कैसे, तो जैसे ही जानवर कोई मरा तो गिद्ध जो है वो उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो सड़न गलन ये सब नहीं हो पाता। तो वो इस तरीके से वन के, जंगल के, पर्यावरण के सफाई कर्मचारी कहलाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि गिद्ध जो है वो क्या कहलाते हैं, गिद्ध ईगल क्या कहलाते हैं, जंगल के सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं, जंगल के सफाई कर्मचारी। कौन, गिद्ध। अब देखिए तो बड़ी मात्रा में इन 1990 के आसपास क्या होता है, बड़ी मात्रा में ये गिद्ध जो रहते हैं ये मरने लगते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मरने लगते हैं। सारे वैज्ञानिक और गवर्नमेंट परेशान कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पे R&D चलता है, बहुत ज्यादा शोध वगैरह होती है। पता चलता है कि एक ऐसी दवा है जो जानवरों को दी जा रही है, और जानवरों को कौन खा रहा है, मरे हुए जानवरों को गिद्ध खा रहे हैं। तो वो गिद्ध जानवरों से गिद्ध के शरीर में जा रही है और गिद्ध की जो किडनी है उसको हार्म कर रही है। और किडनी हार्म होने से क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो उसकी किडनी में जमा हो जाता है और फिर किडनी फेल और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से वो गिद्धों को बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है वो दवा। अब उस दवा का नाम क्या है, देखिए ऐसे याद रखना है आप लोगों को, अब भी याद हो जाएगा। वो दवा गिद्ध ने खाई, जो दवा जानवर, और वो जो दवा रहती है ना जिसके खाने से गिद्ध की मृत्यु होती है, वो जानवरों को पेन में रिलीफ देने के लिए खिलाई जाती है। मतलब दर्द होता है तो उसमें रिलीफ के लिए खिलाई जाती है। तो जानवरों को पेन रिलीफ करने के लिए जो दवा दी गई उससे गिद्ध की डेथ हो गई। और डेथ से एक नाम आपको याद रखना है, डिक्लोफेनेक। यही दवा दी जाती थी, डिक्लोफेनेक। क्या दवा दी जाती थी, डिक्लोफेनेक। अब डिक्लोफेनेक से हो गया भाई, ये दवा दी गई और गिद्धों की मृत्यु हो रही थी। अब इस चीज को प्रिजर्व करने के लिए, इस चीज को कम करने के लिए, प्रिजर्व नहीं कम करने के लिए, कि ऐसी कौन सी दवा दी जाए, डिक्लोफेनेक को कौन सी दवा से रिप्लेस किया जाए ताकि गिद्ध की मृत्यु भी ना हो और जानवरों का पेन भी कम हो जाए। तो कम करने के लिए तो उस दवा का नाम था मेलॉक्सिकम। क्या नाम था, मेलॉक्सिकम। ठीक है, मेलॉक्सिकम ने डिक्लोफेनेक को रिप्लेस किया। ठीक है, इसको रिप्लेस किया। याद रखना, मैं बता रही हूं ये क्वेश्चन पुट हो जाएगा। डिक्लोफेनेक से तो आ चुका है, मेलॉक्सिकम पूछ लेगा वो आपसे कि किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और बिल्कुल है कि डिक्लोफेनेक को रिप्लेस करके मेलॉक्सिकम का यूज किया गया है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने ऑप्शंस पे। ठीक है, सबसे पहले उसने आपसे बोला है कि कौन सी दवा का, आइबुप्रोफेन। तो ये एक पेन किलर है, आप लोग इसको भी याद रखें कि ये दर्द निवारक दवा है।
निवारक, ये दर्द निवारक दवा है। अगर हम एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन भी जो होती है वो बुखार वगैरह में दी जाती है और ये भी एक पेन किलर है। ठीक है, डिक्लोफोनेक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। सॉरी, डिक्लोफोनेक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि ये किस चीज की दवा होती है भाई। तो ये इसी दवा के कारण जो है वो गिद्धों की मृत्यु हो रही थी। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन भी हो जाएगा। और एरिसन जो होती है ये भी एक तरह की दवाई होती है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लोग एल्ड्रीन भी याद रख लेना, कब एक बार आया है क्वेश्चन में एल्ड्रीन। ठीक है, याद रखना एल्ड्रीन, एल्ड्रीन जो होता है ये कीटनाशक में है और एक बार ऑप्शन में आ गया था, मैंने कहीं तो देखा था, एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने ये देखा है। ठीक है, ये कीटनाशक है, ये कीटनाशक है। ठीक है, दीमक वगैरह लग जाते हैं ना तब एल्ड्रीन का यूज किया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, बस ये याद रखना है। देखो गिद्ध की डेथ हुई तो डेथ डी आ रहा है ना, तो ये याद रखना डिक्लोफोनेक, और उस डेथ को कम करने के लिए मेलेक्सिकम। ठीक है, कम कम याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्राय खालिस्तान में पाए जाते हैं। अब आप ये क्वेश्चन छोड़ो, मुझे बताओ छाता किसने किसने ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने छाता नहीं देखा? छाता सबने देखा है। किस तरीके का होता है छाता? कुछ ऐसी आकृति होती है, ऊपर एकदम मोटा और नीचे जो होता है वो पतला होता है थोड़ा सा, है ना? छाता जो होता है वो कुछ ऐसी आकृति होती है छाते की। ठीक है, इस तरीके की आकृति होती है। ये बहुत ही गंदा छाता बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाना कि ये जो है वो क्या है। छत्रक लिख दूं मैं छाता को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ जाओगे ना? ये छाता है, छत्रक लिख दिया है मैंने इसको। ठीक है, चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए कि रेगिस्तान में, रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में, ये रेगिस्तान है, यहाँ ये बालू वालू तो पड़ी रहती है रेगिस्तान में। ठीक है, ये बालू पड़ी हुई है, ये क्या पड़ी हुई है यहाँ पे? बालू ही होती है वहां पे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बालू पड़ी हुई है। अब रेगिस्तान की बालू जो है वहां हवाएं चलेंगी, अंधूरे चलेंगे, बहुत तेज तेज हवा चल रही है यहाँ से वहां से, तो कोई भी अगर बड़ा पत्थर, ठीक है, यहाँ पे एक पत्थर मान लीजिए, यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, कोई भी एक बड़ा पत्थर, ये पत्थर रखा है यहाँ पे, ये एक पत्थर है। ठीक है, और रेगिस्तान में बहुत हवा चल रही है। अब इस पत्थर से जब ये हवा चलेगी तो ये रेत भी तो हवा के साथ इधर उधर होगी, है ना? ये जो रेत है, ये जो बालू है, ये भी तो हवा के साथ इधर जाएगी, ये वाली बालू कभी इधर आएगी, ऐसा भी तो होगा। तो जो पत्थर है उसके नीचे पोर्शन में, है ना, जो पत्थर का जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे बालू बार बार लगेगी, बार बार लगेगी। और ऐसा नहीं है कि वो एक दो बार लगेगी या एक दो महीने लगेगी या एक दो साल लगेगी, वो बालू लगभग 2-4 हजार वर्षों से उस पत्थर पे इसी तरीके से लगती आ रही है। तो आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिर पर करत निशान। तो जब इतने दिनों की ये बालू इस पे बार बार लगेगी, बार बार लगेगी, तो ये जो पत्थर है ना वो नीचे के तरफ से पतला हो जाएगा। ठीक है, पत्थर जो है वो नीचे की तरफ पतला और ऊपर के तरफ ये जो पोर्शन है वो मोटा ही रहेगा, और नीचे की तरफ जो है ये पत्थर क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा और कुछ छाते की आकृति का बन जाएगा पत्थर, है ना? जैसा ये छाता यहाँ पे बना है ना, अब इस छाते को मैं सही कर देती हूँ। तो ये जो पत्थर होगा वो कैसा बन जाएगा? छाते की आकृति का बन जाएगा, मतलब ये जो पत्थर है ये अब कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, नीचे से थोड़ा पतला और ऊपर से जो है ऐसा मोटा। ठीक है, तो ये छत्रक बन गया ना एक, तो इसे छत्रक शैल कहते हैं। और ये घटना होगी कहाँ पे? तो रेगिस्तान में ही होगी, क्योंकि बालू वगैरह जो है वो रेगिस्तान में ही होती है, तो ये घटना रेगिस्तान में ही घटित होगी।
तो पवन क्रियाएं, अब आप लोगों को बिल्कुल ऑप्शन भी नहीं देखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं ये पढ़ूंगी कि पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं, कहाँ बनाती हैं, ऐसे ही बताइए मुझे, तो वो वैसी बात है, रेगिस्तान में बनाएंगी, पहाड़ों में बना नहीं सकती, पठारों में बना नहीं सकती, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बना नहीं सकती, तो कहाँ, रेगिस्तान में बनाइए, क्योंकि रेत वही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जैसे नहीं अगर लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो वो एक बार रिपीट करके देख ले, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं और अब आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1857 में से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था? इसमें से कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था? पहला है, ब्रिटिश कैबिनेट के तहत एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। दूसरा है, उन प्रमुख स्थानीय हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह से रिलेटेड तथ्य मैं भी समझाती हूँ। ठीक है, पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। चौथा, देश के सभी ग्रामीण व्यक्तियों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, चौथा ये है। अब आप सबसे पहले समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के विद्रोह के परिणाम के स्वरूप, मतलब 1857 में जो रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद 1858 का एक एक्ट आता है और उसके तहत राज्य सचिव, भारत के लिए एक सचिव पद की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और ये जो सचिव होते हैं, ये जो सचिव होते हैं, इनके लिए कहा जाता है भाई क्या, कि एक सेकंड, हाँ, ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा उस टाइम का एक फैसला था कि भारत में एक राज्य सचिव का पद जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की भी स्थापना की गई। ठीक है, मतलब 15 लोगों की एक बेंच बनाई गई जो राज्य सचिव की सहायता करेंगे, ये भी किया गया। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला ही होगा कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत का राज्य सचिव बनाकर भेजा गया। आप लोग सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत का राज्य सचिव जो इसकी ये बात कर रहे हैं पहला, वो कौन था। ठीक है, सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे, फिर कल मैं इसका आंसर भी बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ऐसा नहीं है कि मोनोटोनस हो रही हैं चीजें, मैं ही बोल रही हूँ, आप लोग एकदम बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों अच्छे से करते हैं तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, आते हैं विषय पे। उन प्रमुख स्थानीय हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई? नहीं करी गई थी जब्त। और हाँ, कुछ लोगों की संपत्ति को मतलब उनके ऊपर कार्यवाही की गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं था 1857 की क्रांति के समय कि हिंदू मुस्लिमों की जमीनों को जब्त कर लिया गया हो। ठीक है, पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने पर प्रतिबंध? जी नहीं, प्रतिबंध नहीं, बल्कि पठान, सिख और गोरखा, इन लोगों की भर्तियां बढ़ा दी गई थी सेना में। इसके बाद देश के सभी ग्रामीण व्यक्तियों को ये चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की गई थी। ऐसा चेतावनी का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, चेतावनी का कोई प्रावधान था ही नहीं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, हाँ, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने खालिस्तान के लिए कैलिको अधिनियम, कौन सा अधिनियम? कैलिको अधिनियम जो है वो पारित किया था। ठीक है, अब आप लोग एक दो चीजें याद रखें, जैसे कैलिको अधिनियम,
ठीक है, कैलिको अधिनियम। तो अब पहले हम इसका वो देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है। इंग्लैंड में कैलिको, कैलिको का मतलब होता है क्या, सूती कपड़ा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में कैलिको, सूती कपड़ा का उत्पादन करने के लिए, अब इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है कि वो लोग सूती कपड़ा अगर अपने यहाँ उत्पादित कर लेते तो हमारे यहाँ से इतनी मारामारी क्यों करते, तो वो उत्पादन नहीं कर रहे थे सूती कपड़ा का। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कैलिकट के विरोधियों को दंड देने में। इसका मैं आप लोगों को पहले उत्तर बता रही हूँ, फिर कुछ चीजें हैं जो बताऊंगी, किसी को पता है तो वो अटेम्प्ट जरूर करे। ठीक है, तो इंग्लैंड में क्या था, आपका आंसर ये है, थर्ड आपका आंसर है कि इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों और छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। आप लोगों को पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए एज द इंडियन, कि भारत की जो सूती थी वो पूरे विश्व में इतनी विख्यात थी और पश्चिमी लोगों को जो वेस्टर्न कल्चर था उसमें इतनी पसंद आती थी कि विदेशों में ऐसा कहा जाता था कि इतना फेमस था हमारे यहाँ का जो सूती कपड़ा था, हमारे यहाँ का जो रेशम था, हमारे यहाँ का जो मलमल था, वो इतना फेमस था। सूती तो ऐसा बोलते थे कि माचिस के डिब्बी में एक पूरी साड़ी आ जाती थी, और साड़ी कितनी बड़ी रहती है ना, माचिस की डिब्बी, मतलब 4 माचिस की डिब्बी पॉकेट में रखो और आपकी पैकिंग हो गई। और आज तो हम इतना पैकिंग करते हैं अगर कहीं जाते हैं तो, है ना। तो ऐसे, चलिए आते हैं विषय पर, ये तो हो गया आपके हंसने के लिए। चलिए, तो कैलिको जो है वो शब्द निकला है काली कट से, ये याद रखना आप लोग कि कैलिको शब्द जो है वो कालीकट से निकला है। ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी नीति थी कि भाई इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र बन रहे हैं छापेदार, उन पर पाबंदी लगा दी जाए, ये क्यों किया उन्होंने, तो ये जो काम किया था उन्होंने आर्थिक, एक वर्ड होता है आर्थिक संरक्षणवाद, ठीक है, ये याद रखना, आर्थिक संरक्षणवाद। आर्थिक संरक्षणवाद को आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अपने देश की आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा सुरक्षा देने के लिए, मतलब कि उनके देश की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, वहां के लोग वहां पे जो सामान उत्पादित हो रहा है उसे भी पसंद करें, उसका भी उपयोग करें, इसलिए उन्होंने इस चीज का, इस नीति को अपनाया था। ठीक है, कब, 1720 में। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। अब आपको बताना है कि इस आरेख में किस तरह की वर्षा को दर्शाया गया है। ठीक है, तो चित्र आई थिंक आप लोगों को उतना क्लियर नहीं है, मैं एक बार चित्र बना देती हूँ। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है चित्र, और यहां से देखिए, यहां से जो है ये यहां से ये ऐसे एरो हैं, ये आर्द्र वायु, आर्द्र वायु का मतलब क्या होता है, गर्म वायु, है ना, ये याद रखना, गर्म वायु ये आ रही है। अब ये आर्द्र वायु यहां से आ रही है, फिर यहाँ पे जो है वो बारिश हो रही है, यहाँ पे ये बारिश हो गई। तो ये क्या फिनोमिना चल रहा है आपको ये बताना है कि चित्र में जो दर्शाया गया है वो कैसी बारिश हो रही है। ठीक है, आर्द्र वायु यहां से एंटर करती है। ठीक है, आपका जो ये पूर्व की तरफ है, यहाँ से पश्चिमी एरिया है, वहां से आर्द्र वायु आ रही है, और आर्द्र वायु जैसे ही आपके इस पहाड़ से टकराती है, ये पर्वत है, इस पहाड़ से जैसे ही टकराती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, कोई भी चीज किसी ऐसी चीज से टकराएगी, खड़ी हुई चीज से, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी होके वो यहाँ पे बारिश करती है। ठीक है, मतलब जो पहाड़ का पिछला हिस्सा है वहां पे बारिश होती है। अब जो पहाड़ का इधर वाला हिस्सा है, मतलब पीछे वाला एरिया है, यहाँ बारिश बहुत कम होगी। ठीक है, यहाँ पर बारिश जो है वो कम होगी, क्योंकि इस ढाल ने बारिश को रोक लिया है। तो ये जो पूरा फिनोमेना है, ये इस वर्षा को कहते क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसे कहते हैं, ये वाली जो वर्षा होती है इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि पर्वत ने जैसे ही रोका वायु को, जैसे ही पर्वत ने रोका वायु, गर्म वायु ऊपर गई, ठंडी हुई और उसने बारिश करा दी, तो इसे कहते हैं
और पर्वत ने रोका था तो इसीलिए इसके ऊपर नाम पड़ गया, तो इसका नाम है पर्वतीय वर्षा। ठीक है, इसका नाम है पर्वतीय वर्षा। ये केरल, मेघालय मेघालय यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, चलिए अब हम एक बार और भी देख लेते हैं कि इसके साथ साथ संवहनीय वर्षा क्या होती है। ये तो आपका आंसर हो गया भाई, पर्वतीय वर्षा होती है ये। ठीक है, ये जो है ये पर्वतीय वर्षा है। अब हम देख लेते हैं कि संवहनीय वर्षा क्या होती है। तो संवहनीय वर्षा की सीधी सी परिभाषा है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जो गर्म जलवायु है वो ऊपर उठती है और ऊपर जाके ठंडी होती है और वर्षा करती है। ठीक है, तो ये संवहनीय वर्षा कहलाती है। अब समुद्रीय वर्षा क्या होती है, तो ये इसमें दो नहीं, संवहनीय सम्मुखीय वर्षा होना चाहिए, यहाँ पे समुद्रीय क्यों लिखा है भाई, ये सम्मुख। ठीक है, यहाँ पर जब दो जलवायु राशियां मिलती है ना उस वर्षा को क्या कहते हैं, देखो मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है ये चीज। हाँ, सम्मुखीय है। ठीक है, ठीक है, तो सम्मुखीय वर्षा है ये। ठीक है, सम्मुखीय वर्षा, सम्मुखीय वर्षा। तो दो जलवायु राशि जब मिलती हैं, दो जलवायु राशि जब मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं, सम्मुखीय वर्षा। और चक्रवाती वर्षा क्या कहते हैं, चक्रवात के आने पर मतलब निम्न वायुदाब जब बनता है तब चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, अभी आप लोग इस तरीके से याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ, अब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया से, बिजली जो है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न की जाती है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये बिल्कुल हम यहीं पे सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। सिंपल आप लोग याद रखिए, जो नाभिकीय संलयन होता है, जो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, जो नाभिकीय, ये वाला जो नाभिकीय संलयन है, इसमें दो छोटे छोटे अणु जो रहते हैं वो मिलकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। ठीक है, और ये यहां से फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये होता है तारे में, सूर्य में। ये वाली अभिक्रिया से तारे और सूर्य जो हैं वो प्रकाशवान होते हैं। और नाभिकीय विखंडन की अगर हम बात करें तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसमें एक बड़ा अणु है। ठीक है, एक बड़ा अणु रहता है, मतलब भारी अणु जो रहता है उस पर हम यूरेनियम की, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 235 याद रखना। ठीक है, 235 की 235 को गिरा देते हैं। ठीक है, 235 को गिराते हैं और इसके बाद जो है परमाणु, ये जो बड़ा परमाणु है ये ब्रेकेज हो जाता है, ये छोटे परमाणु में परिवर्तित हो जाता है और बहुत सारी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। क्या होता है, ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, बहुत सारी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के फॉर्म में उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा से क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूं मैं ये वाला। ठीक है, आपको दिखेगा। तो जो भाप का टरबाइन है वो टरबाइन चलता है और टरबाइन से जनरेटर चलता है और फाइनली जो है वो बिजली जो आपका दिया हुआ है ऊर्जा संयंत्रों से बिजली, तो फाइनली फिर प्रोसेस के बाद बिजली बन जाती है। बस आप लोगों को ये इसमें इस तरीके से याद रखना है। तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो है वो ऊर्जा संयंत्रों में बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जबकि नाभिकीय संलयन जो है, आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में कहाँ क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन कहाँ पर हो रहा है, और बिजली बनाने में नाभिकीय संलयन कहाँ हो रहा है, सूर्य और तारों को प्रकाशवान बनाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा नाभिकीय विखंडन। चलिए, ताती, मोमिन और देवांग समुदाय खालिस्तान में लगे हुए हैं। किस चीज में लगे हुए हैं, ताती, मोमिन और जो देवांग समुदाय हैं वो किस चीज में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि ये लोग
बुनाई के काम में। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम, बुनाई के काम में लगे हुए हैं, एकदम फैक्ट से याद कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम भी खत्म हो गया है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है आप लोगों को कल और अच्छे से बता दूंगी। अभी आप लोगों का टाइम हो गया है, तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के प्रथम सचिव कौन से थे, ये आप लोग जरूर बताएं मुझे, कल मैं भी बताऊंगी। और साथ साथ में आप लोग मुझे एक चीज और बताएं कि नेटिव इंडियंस वो क्या कहला कौन थे, नेटिव इंडियंस कौन थे, कहां पर पाए जाते थे नेटिव इंडियंस, इस प्रश्न का उत्तर भी जरूर दें। एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर आपका क्लास में रहेगा तो आपका एग्जाम भी निकलेगा, आपकी वो चीजें भी याद होंगी, और साथ साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ अभी तक हमने इस जो आधे घंटे में पढ़ा है वो वर्थ इट था कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बैठ के कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बंद नहीं हुआ।